नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुंतल और आप देख रहे हैं परफेक्शन आईएएस। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करूंगा, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न के संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न जिस टॉपिक से जुड़ा है वो है यूसीसी। आपने सुना होगा इसके बारे में, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रश्न क्या है? प्रश्न है समान नागरिक संहिता लागू करने में पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्योंकि करंट अफेयर्स से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो इस प्रश्न की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुख्य परीक्षा चाहे वो 69th बीपीएससी हो या 70th बीपीएससी हो। और प्रश्न है समान नागरिक संहिता लागू करने में पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें। और आपको पता है कि समान नागरिक संहिता हाल ही में काफ़ी छाई रही है और केंद्र सरकार के एक एजेंडे में समान नागरिक संहिता भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अब अगर बात करें समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमें परिचय लिखना है। और परिचय में सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है समान नागरिक संहिता। जो कीवर्ड है जिसके चारों तरफ ये प्रश्न घूम रहा है वो है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता की परिभाषा लिखनी है सबसे पहले, उसके बारे में लिखना है। मुख्य भाग में लिखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसका उत्तर क्यों, और उसके बाद अपना निष्कर्ष, अपना मत दें, अपना सुझाव दें या आगे की राह दिखाएं। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या होती है और इसके पक्ष में इसके लागू करने से क्या क्या फायदे होंगे, अगर लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी और किस तरीके से लागू किया जाए जिससे कि वो चुनौतियां ना आए। इस प्रश्न में इन्हीं सारे चीज़ों को देखेंगे। एक एक बिंदु को तरीके से क्रम वाइज हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहला अगर बात करें कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, तो ये करंट अफेयर्स का समसामयिकी का मुद्दा रहा है, करंट अफेयर्स, और हाल ही में काफ़ी समय से ये करंट अफेयर्स में चल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसमें एक शब्द है संहिता, इसको बोलते हैं कोड। आपने सुना होगा इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आर्टिकल 44 में राज्य को संविधान निर्माताओं द्वारा सकारात्मक निर्देश दिया गया था कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू है? नहीं। इसीलिए वर्तमान में ये चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है तो लागू करना चाहिए। लेकिन अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है, नॉन जस्टिसिएबल है, उन्हें न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब संविधान निर्माताओं ने तो राज्य को आर्टिकल 44 में दे दिया कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये होती क्या है? तो आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड को बोलते हैं संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब होता है नियम के द्वारा आचरण करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए जो समाज में नियम बनाए होते हैं उसको बोलते हैं संहिता। अगर हम बात करें तो संहिता दो प्रकार की होती है। एक होती है नागरिक संहिता, और अगर हम दूसरी की बात करें, अगर हम संहिता की बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक होती है नागरिक संहिता और दूसरी होती है आपराधिक संहिता। नागरिक संहिता और आपराधिक संहिता।
आपराधिक संहिता में क्या आता है? आपराधिक संहिता में आता है कि कौन सा कृत्य अपराध होगा और उस अपराध के लिए क्या सजा दी जाएगी। ठीक है। और भारत में आपराधिक संहिता इस वक्त मौजूद है, जिसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। और ये संविधान लागू होने से पहले ही लागू हो गया था, जिसको 1860 में बनाया गया था और 61 में लागू किया गया था। यानी 1861 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारतीय दंड संहिता बनाया था, इंडियन पेनल कोड बनाया था कि किस काम को भारत में अपराध माना जाएगा और उस अपराध के लिए क्या सजा दी जाएगी। इसी को भारत की सरकार ने अपनाया और आज तक ये लागू है। हाल ही में इसको चेंज करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब ये जो समान नागरिक संहिता, अगर इसकी आपराधिक संहिता की बात करें, भारतीय दंड संहिता, तो इसको बोलते हैं आपराधिक संहिता कि किस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाएगा। ये आईपीसी में दे रखा है। आईपीसी की धारा 302, 309, 307 आपने देखा होगा। और ये सभी के लिए, आपराधिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान है, सभी नागरिकों के लिए समान। यानी आईपीसी जो है उसमें जो अपराध की श्रेणियां हैं वो और उस अपराध के लिए क्या सजा दी जाएगी वो सबके लिए समान है, चाहे वो हिंदुओं हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो, सबके लिए समान है। आईपीसी सबके लिए समान है कि इसमें ये चीज़ अपराध है, ये कर दोगे तो ये सजा दी जाएगी। ठीक है, सबके लिए। लेकिन अगर हम नागरिक संहिता की बात करें तो नागरिक संहिता मुख्यतः धर्म पर आधारित है। नागरिक संहिता को मुख्यतः धर्म पर आधारित कहा जा सकता है। और नागरिक संहिता में कौन कौन से मुद्दे आते हैं? विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि, ये आते हैं नागरिक संहिता में। और आपको पता है हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीतियों से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने वाले जितने भी नियम कानून हैं सभी के अपने अपने अलग हैं। उसी हिसाब से संसद ने भी अलग अलग कानून बना रखे हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सब किस में आते हैं? नागरिक संहिता में, कि किस तरीके से गोद लिया जाएगा, किस तरीके से गोद नहीं लिया जाएगा, और गोद लेने को किस जगह पर, किस धर्म में क्या अपराध माना जाएगा, ये किस में है? ये नागरिक संहिता में। और हर धर्म की अलग अलग नागरिक संहिताएं हैं, यहां से आपको समझे। लेकिन अब सरकार इसी नागरिक संहिता को करने वाली है समान। इसी के बारे में चर्चा चल रही है। समान नागरिक संहिता सभी के लिए, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे मुद्दे के लिए सभी के लिए एक कानून बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी के लिए। अब इससे जुड़े हुए पक्ष, क्या क्या लाभ होंगे, किस किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्या क्या फायदे होंगे, और विपक्ष क्या क्या चुनौतियां आएंगी, और उससे जुड़े हुए सुझाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। हल करने का तरीका क्या है? समान नागरिक संहिता का वर्णन करें सबसे पहले और उत्तर का प्रारंभ करें। दूसरा, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन यानी लागू करने में जो जो चुनौतियां आएंगी उन पर प्रकाश डालें और इसके नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें। तीसरा, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लाभ, अगर लागू कर दिया तो क्या क्या लाभ होंगे, और आगे की राह बताते हुए उत्तर को समाप्त करें और बताएं कि किस किस तरीके से इसे लागू करना चाहिए जिससे कि ये आसानी से लागू हो जाए। क्यों? क्योंकि धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है। आइए बात करते हैं समान नागरिक संहिता की। तो समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान, इसकी परिभाषा यही है, समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। यहाँ से ये इसकी परिभाषा है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। उसके बाद समान नागरिक संहिता लागू होने में क्या क्या बाधाएं और क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले, समान नागरिक संहिता लागू करने से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
और संस्कृति का संरक्षण का मूल अधिकार बाधित होगा। सबसे पहले भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें सभी धर्म अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का पालन कर सकते हैं, उसकी पूजा विधि को अपना सकते हैं। उसके बाद धार्मिक संस्थाओं में जो मैनेजमेंट होगा वो भी धार्मिक समुदाय खुद करेगा। उसके बाद किसी धर्म विशेष के लिए राज्य समर्थन नहीं देगा। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो सभी धर्मों के लिए एक कानून हो जाएगा, शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, इन सब से जुड़ा हुआ। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इससे बाधित होगा। जैसे आर्टिकल 25 है, और आर्टिकल 25 के में आचरण के तहत बहुविवाह और 3 तलाक भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बोलते हैं कि अगर हमें आचरण करने का अधिकार है अपनी मर्जी से, तो 3 तलाक हमारा आचरण है। बहुविवाह जैसी जो रीतियां हैं ये भी हमारा आचरण है, ये धार्मिक आचरण है ये, तो इससे ये बाधित हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 26 बोलता है धार्मिक समुदाय धार्मिक मामलों का प्रबंधन करेगा। यानी धार्मिक जो समुदाय होगा, चाहे हिंदू है तो हिंदू अपने मंदिर मस्जिद को देखेंगे कैसे प्रबंधन करना है, मुसलमान मस्जिदों को देखेंगे, सिख गुरुद्वारों को देखेंगे, और इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किस तरीके से पूजा विधि होगी, हर धर्म की राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन यहां अगर एक कानून आ गया सबके लिए तो फिर तो एक तरीके से सारी चीजें होंगी। उस केस में होगा राज्य के प्रत्येक नागरिक को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। राज्य के सब नागरिकों को अपनी लिपि, अपनी संस्कृति का अधिकार है। अब कोई अपनी संस्कृति किसी चीज को मानता है, कोई अपनी संस्कृति के हमारे यहाँ गोद लेना इस तरीके से होगा, कोई धर्म बोलता है हमारे यहाँ गोद लेना इस तरीके से होगा, कोई बोलता है हमारे यहाँ तलाक या शादी से जुड़े ये नियम है। तो आर्टिकल उन जैसे ही अगर समान नागरिक संहिता लागू हुई तो ये भी बाधित होगा। तो भारत में अगर बात करें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो इनके अधिकार छिन सकते हैं, और उसमें वाद विवाद को बढ़ावा मिल सकता है, न्यायालय में केस जा सकते हैं। दूसरा है, भारत में धर्म अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। भारत में अगर बात करें, धर्म अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है, और आपने देखा होगा इतिहास में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कई जगह पर धर्म को लेकर कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। तो धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है, और समान नागरिक संहिता लागू करने से अल्पसंख्यक वर्गों के मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है, और जिससे सांप्रदायिकता एवं आतंकवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ऐसा हो सकता है कि वो सोचें कि हमारे खिलाफ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिससे आतंकवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल सकता है। उसके बाद भारत में इतिहास से ही समान नागरिक संहिता नहीं रही है। भारत में ऐसा कभी नहीं रहा है। भारत में मुसलमानों के अलग अलग कानून होते थे, शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना। हिंदुओं के अलग थे, सिखों के अलग, क्रिश्चियन के अलग। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो इतिहास की जो परंपराएं, रीति रिवाज हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। भारत में वोट बैंक की राजनीति भी समान नागरिक संहिता लागू करने में बाधक रही है। अगर आप बात करें अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ, तो ये वोट बैंक की राजनीति भी बहुत बड़ी चुनौती रही है इसे लागू करने में। जैसे 1986 का शाहबानो केस में भी यही हुआ था। शाहबानो केस में भी एक धर्म को पक्ष देने के लिए सरकार झुक गई थी, और शाहबानो के विपक्ष में डिसीजन कानून बना दिया था। इसकी वजह से भी समान नागरिक संहिता नहीं लागू हो पाई है। भारत के बहुलवादी समाज में सभी वर्ग अपनी अपनी जीवन पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। भारत में बहुलवादी समाज है, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज, तो उसमें समान नागरिक संहिता बाधक हो सकती है। सभी को फ्रीडम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस किस तरीके से चुनौतियां आ सकती हैं, किस किस तरीके से विपक्ष में तर्क है। लेकिन अगर हम बात करें पक्ष में तर्क कि क्यों होनी चाहिए समान नागरिक संहिता, इससे क्या क्या फायदे होंगे, तो सबसे पहले धार्मिक आचरण नहीं, सबसे पहले नागरिक संहिता के विषय जैसे विवाह को और तलाक को धार्मिक आचरण नहीं माना जा सकता। और न्यायपालिका ने 3 तलाक को धार्मिक आचरण नहीं माना है।
ठीक है। तो नागरिक संहिता के विषय जैसे विवाह और तलाक को धार्मिक आचरण नहीं माना जा सकता, अर्थात समान नागरिक संहिता को लागू करने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। विवाह और तलाक एक सांसारिक मामला है, विवाह और तलाक एक सांसारिक मामला, एक धार्मिक मामला नहीं है। और न्यायालय ने भी इस पक्ष को सुना है और इस पक्ष का समर्थन किया है। समान नागरिक संहिता का भाव स्त्री स्वाधीनता और लैंगिक न्याय के आदर्श के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 3 तलाक हो या फिर 3 तलाक हो या बहुविवाह हो या कई सारी चीज़ें, या हिंदू सिख कई सारे धर्मों में अलग अलग, तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो महिलाओं को आती है। तो समान नागरिक संहिता से स्त्री स्वाधीनता को बढ़ावा मिलेगा और लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे मनमाने रवैये को समान नागरिक संहिता आधुनिक मूल्यों के समक्ष है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो इससे ये आधुनिक मूल्यों के समक्ष है और इससे आधुनिकरण को बढ़ावा मिल सकता है। जब एक हो जाएंगे, एक धर्म एक जाति और एक कानून हो जाएगा सभी धर्म सभी जाति सभी के लिए, तो इससे आधुनिकरण को बढ़ावा मिलेगा। समझ में आया? नहीं तो क्या होगा, फूट डालो राज करो नीति, यानी अलग अलग रहकर प्रॉब्लम बन सकती है, सांप्रदायिकता, तनाव, दंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद अगर बात करें कि अपने सुझाव, ये हमने पढ़ा विपक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क, अब किस तरीके से लागू करना चाहिए अपने सुझाव, तो निष्कर्ष में लिखना है बड़े पैमाने पर जागरण अभियान चलाना चाहिए। एक साथ लागू नहीं करना चाहिए कि रात में जैसे नोटबंदी हुई, नहीं। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो उस केस में बड़ी दिक्कत आ सकती है देश में। एक साथ लागू नहीं, सबसे पहले बड़े पैमाने पर जागरण अभियान चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए इसके ये फायदे हैं, और सभी धर्मों को बुला बुलाकर एक एक चीज़ समझानी चाहिए जिससे कि पता चले कि हाँ समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो इससे आधुनिकरण आएगा, भेदभाव कम होगा और इससे स्त्री स्वाधीनता मिलेगी, महिलाओं को स्वतंत्रता मिलेगी, लैंगिक न्याय मिलेगा। और विवाह और तलाक ये सांसारिक मामले, धार्मिक मामले नहीं है। समान नागरिक संहिता को क्रमिक लागू करना चाहिए, एक साथ लागू नहीं, एक एक धारा को लागू करना चाहिए। पहले एक धारा, वो जब लागू हो जाए तब दूसरी, तीसरी, इस तरीके से। उसके बाद समान नागरिक संहिता लागू करते वक्त सभी धर्मों के जो अनुयायी होते हैं, सभी धर्मों के धार्मिक जो लोग होते हैं, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए और उनसे उनका पक्ष जानना चाहिए। हिंदुओं के जो पुजारी पंडित जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उसके बाद ऐसे ही मुसलमानों के जो उलेमा या जो भी हो, मुसलमानों के उलेमा या फिर जो भी धार्मिक लोग हैं, सिखों के, क्रिश्चियन के, इन सबको बुलाकर सरकार को इन सब के पक्ष सुनने चाहिए, तब जाकर धार्मिक, और इनको मनाना चाहिए, तब जाकर समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है जो निष्कर्ष में बड़े पैमाने पर जागरण अभियान क्रमिक लागू करना चाहिए और धार्मिक लोगों से विचार लेने चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा निष्कर्ष में लिखना है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। इतने सारे केस एक झटके में सॉल्व हो सकते हैं और संसद को इन सारी चीज़ों को मानकर ही इसको लागू करना चाहिए। मुझे आशा है कि समान नागरिक संहिता आपको पूरा समझ में आया होगा। इस संवैधानिक प्रावधान, इसके पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क किस तरीके से लागू किया जाए, आशा है कि सहज और सरल तरीके से समझ गए होंगे आप। धन्यवाद। जय हिंद।